गांव के गंदे चेहरे वाले लोग एक लंबी गंदगी वाली सड़क पर चल रहे हैं। उनकी टॉर्चेस की लाइट उनके चेहरों को मुखौटों में बदल रही है। वे एक प्राचीन और रहस्यमयी भाषा में मंत्रोच्चार करते हुए गांव के किनारे एक अंधेरे कब्रिस्तान की ओर बढ़ रहे हैं। ये एक अच्छा कर्तव्य तो नहीं है, लेकिन एक ऐसा बोझ जिसे फिर भी उन्हें करना है। जुलूस के बीच में आज रात गांव के बुजुर्गों में से एक सम्मानित किया जाएगा और इस गांव में एक बुजुर्ग होना वाकई एक खास बात है। उसकी कटी फटी गहरी आंखों और उसकी ट्रांसपेरेंट कमजोर त्वचा से प्रतीत होता है कि वो कम से कम 90 साल का है, लेकिन वास्तव में वो 300 साल से भी ज्यादा बूढ़ा है। दूसरे गांववासी कब्रिस्तान के दरवाजे से भूत की तरह गुजरते हैं। बुजुर्ग के चारों ओर एक घेरा बनाकर ये उसकी अंतिम यात्रा होगी और उन सभी को ये पता है। वो एक गहरा सांस लेकर अपने देवता से प्रार्थना करता है कि वो जल्द मिलेगा। ऊपर आकाश में चांद शानदार ढंग से चमक रहा है और नीचे एक कब्र खुलती है जिसमें कोई बहुत पुरानी और शक्तिशाली चीज है। गांववासी इससे डरते नहीं हैं, वो इसका सम्मान करते हैं, वो इसकी पूजा करते हैं। इसी ने उन्हें वो सब कुछ दिया जो उनके पास है। बुजुर्ग इस कब्र के ऊपर खड़ा होता है, इसकी गहराइयों में सन्नाटे के साथ घूरता हुआ। गांव का पुजारी एक प्राचीन किताब खोलता है और एक प्राचीन भाषा में एक संस्कार का जाप करता है, जिसका अनुवाद कुछ यूं है: हमारे प्रभु, हमारे पिता, हमारे रक्षक के लिए हम अपने में से एक को आपके हाथों और दिल में सौंप रहे हैं, उसके लिए जो मुख्य रूप से सत्य है। ब्लैक गिफ्ट केवल उधार लिया जाता है। ब्लैक गिफ्ट हमें अपना जीवन देता है और मौत में भी हम ब्लैक गॉड के पास लौट जाते हैं। वो जाप जारी रखता है। कब्र से कुछ उठता है, गहरे रंग के टेंड्रिल्स। वो आगे बढ़कर बुजुर्ग को कोमलता से पकड़ लेते हैं और उसे जमीन से ऊपर उठाते हैं, लेकिन वो चिल्लाता नहीं है। वो अपने भाग्य को स्वीकार कर लेता है और गांववासी अपनी प्रार्थना करते रहते हैं जब टेंड्रिल्स उसे अंधेरे में नीचे खींच लेते हैं। अब केवल सन्नाटा ही बचा है। टॉर्चेस बंद हो जाती हैं और गांववासी घर की ओर लौटते हैं। उनके लिए ये केवल एक और रात है। पूर्वी यूरोप के सबसे गहरे इलाकों में एक गांव है, एक ऐसी जगह जिसे समय के साथ भुला दिया गया, जहां स्थानीय लोग पुराने नियमों और यहां तक के पुराने देवताओं के अनुसार रहते हैं। एक ऐसी जगह जहां अजीबोगरीब रस्में होती हैं, जहां नेचुरल क्षमता वाले लोग रहते हैं और इन सब के नीचे एक भूखे जिज्ञासु भगवान का खून अंधेरी गहरी नदी में बहता है। पोलैंड के चेमनोश में अविश्वसनीय रूप से कुछ अजीब चल रहा है और एससीपी फाउंडेशन ने इस अजीबता के दिल को SCP-6198 के रूप में नामित किया है। हालांकि निश्चित रूप से अजीबोगरीब स्थानीय लोगों के पास इसका नाम है। चर्नोबॉग द ब्लैक गॉड के लिए एक पुराना नाम, एक ऐसा प्राचीन देवता जिसने डार्क फेट्स और अंडरवर्ल्ड पर शासन किया था। और उन घटनाओं को देखते हुए जो विश्वसनीय रूप से पुराने अलग थलग चेमनोश गांव में सामने आई, जिसने चार्नोबॉग को बहुत अर्जित किया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि फाउंडेशन पर्सनल को ये सब एक भारी कीमत पर पता लगा। फाउंडेशन ने पहली बार इस गांव की खोज तब की जब उन्होंने लोअर सिलीसियन फॉरेस्ट रीजन से एक लापता व्यक्ति के मामले की जांच कर रही लोकल अथॉरिटीज से कुछ अजीब बातें सुनी। इस लापता व्यक्ति को तलाश करते हुए पोलिश पुलिस को जमीन में अजीब काले गड्ढों के निशान मिले, जिनमें से प्रत्येक काले गहरे और रहस्यमय तरल से भरा था। फाउंडेशन के लिए ये पता लगाने के लिए कि यहाँ कुछ अनोमलस होने की संभावना है, इतना ही बहुत था, जिस कारण उन्होंने इसकी जांच शुरू की। इससे पहले कि अथॉरिटीज इनमें से किसी भी एक खाई में किसी भी संभावित खतरनाक एक्सर्शंस को खोज पाती, SCP फाउंडेशन ने पोलैंड मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक सिक्योरिटी के रूप में आकर लोकल अथॉरिटीज को उनके काम से छुट्टी दिलाई। फाउंडेशन ने खाई में इस अजीब काले तरल को SCP-6198B और इन खाइयों को SCP-6198 से नामित किया। सौभाग्य से जबकि स्थानीय लोग इनमें से किसी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्होंने शत्रुता भी नहीं दिखाई। उनमें से सभी सावधान दिखाई देते थे, जो अपनी दूरी बनाए रखते हैं और अपने घरों के अंदर से फाउंडेशन एक्टिविटीज को देखते हैं और रिसर्चर्स और यहां तक के गार्ड्स के रास्तों में भी नहीं आते। शुरुआत में सबसे बड़ी समस्याओं में से एक कम्युनिकेशन बैरियर था, क्योंकि अधिकांश गांव वाले
एक प्रोटो-स्लैविक बोली बोलते थे जो मॉडर्न पोलिश स्पीकर्स भी नहीं जानते थे। फिर फाउंडेशन पर्सनल और गांव के निवासियों के बीच बातचीत करने के लिए लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट्स ने महत्वपूर्ण कार्य किया। गांव के सभी रहने वाले काफी बूढ़े थे, लेकिन अपनी उम्र के हिसाब से असामान्य रूप से युवा दिखाई देते थे। वो सभी चारनोबोग की पूजा करते थे और गांव वासियों ने दावा किया कि चारनोबोग की पूजा करने से ही उन्हें ब्लैक गिफ्ट मिला है, जो कि खाई में गहरे तरल को आत्मसात करता है, जिससे उन्हें अपने स्वास्थ्य, लंबी उम्र और जवानी मिलती है। फाउंडेशन को स्पष्ट रूप से ये पता लगाने में दिलचस्पी थी कि वास्तव में काला तरल क्या है, इसलिए उन्होंने इसकी स्टडी शुरू की। लेकिन उन्हें जल्द ही एक अजीब बात का एहसास हुआ। ये खाइएं हमेशा नहीं रहती थीं। ऐसा लगता था कि ये केवल नए और पुराने चांद के बीच 14 दिन की अवधि के लिए दिखाई देती हैं। इनिशियल एक्सप्लोरेशन गांव के बीचों बीच 2 फील्ड एजेंट्स द्वारा की गई, जिनके नाम एजेंट कैसिमेस नोवक और एजेंट मारिया बकूला थे। नोवक और बकूला गांव के बीच पहुंच गए और उन्होंने ये महसूस किया कि ये जगह मॉडर्न सोसाइटी से कितनी अलग थी। गंदी सड़कें, पुराने खंडर और हर जगह अजीबोगरीब हेरोग्राम्स। वो दोनों अंदर गए और उन्होंने आसपास की खिड़कियों से स्थानीय लोगों को उन्हें घूरते हुए पाया। फिर वो कब्रिस्तान की ओर बढ़े, जहां माना जाता था कि अधिकांश खाइयां खुलती हैं। वहां जो एक खुली कब्र प्रतीत होती थी, उन्होंने इसमें घूरा। गहरा लाइट एब्जॉर्बिंग तरल इसमें घूम रहा था, लेकिन फिर उन्हें जल्द ही ये एहसास हुआ कि अब यहाँ से जाना चाहिए, क्योंकि स्थानीय लोग उन्हें कई कब्रों के पीछे से छिपते हुए देख रहे थे। यहाँ कुछ बहुत गलत था। वो वहां से वापस गांव के बीच चले गए, ये जानते हुए कि अभी भी लोग उन्हें देख रहे हैं। वो एक घर की ओर बढ़े और उसके दरवाजे पर दस्तक दी। एक बहुत बूढ़ी महिला ने खिड़की से बाहर झांका और प्रोटो-स्लैविक बोली में उनसे बात करने लगी, जिसकी उन दोनों को कुछ समझ नहीं आई। लेकिन हाथ जाते समय बकूला एक घर के बाहर पड़ी टेबल से एक चमड़े में बंदी किताब को पकड़ने में सक्षम हो गई, जो कि शायद स्थानीय धर्म की बाइबल थी। वहीं पर रहते हुए और अभी भी देखे जा रहे उन दोनों एजेंट्स ने एक कुएं से ब्लैक गिफ्ट का एक सैंपल लिया और फिर अपने वाहन की ओर बढ़ने लगे। इस पूरे समय उनका पीछा एक भयानक बूढ़ा आदमी कर रहा था, जो शायद 90 साल से ज्यादा बूढ़ा था, लेकिन अपनी उम्र के लिए बेहद तेज। वो दोनों फिर वहां से चले गए और ये सैंपल्स उन्होंने अपने सुपीरियर्स को दिए। एजेंट नोवक और एजेंट बकूला द्वारा प्राप्त की गई चमड़े वाली किताब एससीपी फाउंडेशन लिंग्विस्टिक एक्सपर्ट रिसर्चर एल्बिन इस्क्रा को दी गई। रिसर्चर इस्क्रा ने जल्दी से किताब की जांच शुरू की और इसकी प्रोटो-स्लैविक बोली पर काम भी। स्लैविक लिंग्विस्टिक हिस्ट्री की किताबों को पढ़ने की कई लंबी रातों और बहुत सी कॉफी के बाद रिसर्चर इस्क्रा आखिरकार ये समझ गई। SCP-6198 केस पर काम कर रहे पर्सनल के लिए उसने लिखा, मैं ये कहकर शुरू कर रही हूँ कि स्लैविक भाषा के इतिहास और उत्पत्ति के मेरे व्यापक ज्ञान के बावजूद ये पहली बार है जब मैंने डायरेक्ट डिसेंडेंट सोर्स से लिखित रूप में प्रोटो-स्लैविक भाषा को देखा है, और ये वास्तव में एक आकर्षक खोज है। इसको ट्रांसलेट करने की इनिशियल प्रोग्रेस अपेक्षा से धीमी थी। इस भाषा के लिंग्विस्टिक स्ट्रक्चर के बारे में कुछ ऐसा है जिन कारणों से मैं पूरी तरह इसका अनुमान नहीं लगा सकी। इसके ज्ञान को बनाए रखना अविश्वसनीय रूप से कठिन है। केवल कुछ शब्द जो याद रहते हैं, ऐसा लगता है जैसे कोई उन्हें मिटा देता है। मुझे ऐसा एहसास होता है जैसे ये भाषा मुझसे दूर भाग रही है। लेकिन फिर भी मैं अपनी समझ को इतना मजबूत करने में सक्षम हो गई कि मैं इसमें पाए जाने वाले विभिन्न अंशों को समझ पा रही थी। मैं इस बात की पुष्टि कर सकती हूँ कि इस किताब के कंटेंट्स न केवल चेमनोश बल्कि पूरे स्लैविक कल्चर में इसके धार्मिक महत्व के लिए बहुत ज्यादा हैं, जो लगभग 4वीं शताब्दी तक ले जाती है। जबकि अधिक स्लैविक देवताओं जैसे पिरून और विलास के रेफरेंसेस भी हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये किताब इसके सक्सेसर गॉड्स में से एक चारनोबोग द ब्लैक गॉड पर केंद्रित है, जिसमें विभिन्न प्रार्थनाएं, रिचुअल्स और टेनेट्स का विवरण है कि ब्लैक गॉड के मानने वाले जीवित रहकर अभ्यास करेंगे। मैंने नोटेबल इंटरेस्ट के एक्सेप्ट्स को हाईलाइट किया है, जो फाउंडेशन पर्सनल द्वारा देखी गई घटनाओं पर कुछ रोशनी डाल सकते हैं। रिसर्चर इस्क्रा के अनुवाद में रुचि के 3 एरियाज हैं: द राइट ऑफ द ब्लैक पैसेज, एक्सपर्गेशन एंड द ब्लैक गिफ्ट और द फॉल ऑफ फेलस, जिसमें से प्रत्येक में चेमनोश में होने वाली घटनाओं पर रोशनी डाली है। द राइट ऑफ द ब्लैक पैसेज में वो लिखती है, क्योंकि ये उसके लिए है जहां मरे हुए को जाना है और अबेसिस में लौटना है, जिससे हमारे रूप ढाले जाते हैं उसके साथ फिर से एक होने के लिए। इसमें हम उनके ज्ञान को समझकर उनके भूले हुए युगों के बारे में जानते हैं, जो स्टेगियन ट्रांसेंडेंस के रहस्यों को उजागर करता है।
सबसे अंधेरी रात में, सबसे अंधेरी घड़ी में जमीन में खाई खुलती है और इसमें से वो काला तरल दिखता है, जिसके बाद इसमें जाने वाला उसी का एक हिस्सा बन जाता है और फिर उसी के साथ इसका जीवन हमेशा के लिए जुड़ जाता है। एक्सपर्गेशन एंड द ब्लैक गिफ्ट में वो लिखती है, ऐसे लोग भी हैं जो केवल अपना अंतिम समय आने पर चार्नोबोग की ओर मुड़ते हैं, और ये वो हैं जिन्हें अनिवार्य रूप से पारित होने पर कम से कम दिया जाएगा। केवल जीने का अर्थ है अनंत काल की उपेक्षा करना, जिसमें कोई सबसे कम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में रहता है। बुद्धिमान और फोरसाइट रखने वाले ब्लैक गिफ्ट को अपनाते हैं और अपने कुछ हिस्से का बलिदान उसका हिस्सा बनने के लिए देते हैं। ब्लैक गिफ्ट पीने से वो मन और आत्मा की परीक्षा लेते हैं अपने जीवन के लिए। यदि किसी को योग्य समझा जाए तो जो दिया गया था वो वापस कर दिया जाता है, लेकिन और शक्ति के साथ। यदि किसी की भेंट अस्वीकार दी जाती है तो उसका असर पूरी तरह से ब्लैक गॉड को दिया जाता है, और वो जितनी सच्चाई से ब्लैक पाथ पर चलते हैं उतने ही खुले तौर पर उनकी आत्मा का स्वागत किया जाता है। किसी की परीक्षा लेने से पहले उन्हें पहले रिचुअल के माध्यम से गुजरना होगा, जिससे सेंस ऑफ सेल्फ खो जाती है। यह आत्मा को उजागर करता है और ब्लैक पाथ के प्रति समर्पण को साबित करता है। फिर चार्नोबोग द्वारा ग्रहण किए जाने पर किसी के संबंध खोजने की अनुमति देता है। इस रिचुअल को ब्लैक गिफ्ट के मानने वालों द्वारा जीवित क्षेत्र में किया जाता है, जहां मानने वाले उसे इसमें डुबाते हैं। यदि कोई इस परीक्षण के दौरान पैनिक या टेरर का सामना कर लेता है तो उसे ब्लैक गिफ्ट की पेशकश की जाती है और उसकी यात्रा शुरू होती है। और अंत में द फॉल ऑफ वेलस नामक सेक्शन चार्नोबोग द ब्लैक गॉड की मिथोलॉजिकल ओरिजिन को प्रदान करता है, जिसमें वो बताती है वेलस फसल, लाइफस्टॉक, पृथ्वी, नदियां, अंडरवर्ल्ड, जादू और चाल, इन सब का देवता न केवल जीवित रहने के लिए बल्कि शांतिपूर्ण मौत के लिए भी मानवता उस पर निर्भर करती है। और जहां महान शक्ति वाले लोग होते हैं वहीं वो लोग भी होते हैं जो इसका दावा करना चाहते हैं, और दोनों भाई बेबलोग और चार्नोबोग भी अलग नहीं थे। कड़ाके की सर्दी के बाद खराब फसल के कारण दोनों भाइयों के गांव की मौत हो जाती है और सभी जमीन के ऊपर दिखते हैं। उनको विलास पर बहुत गुस्सा आता है और वो ये फैसला करते हैं कि वही अब अपनी जमीनों पर जीवित और मुर्दों को नियंत्रित करेंगे। दोनों भाई विलास की तलाश में निकल पड़ते हैं। उनके मन में उसे खत्म करने का इरादा होता है। अपनी यात्रा में उन्होंने कई चुनौतियों का सामना किया, जादू में अपनी एफिनिटी को फिर से बढ़ाया और युद्ध में अपनी चालाकी को। बेबलोग ने मार्शल गाइल में, जबकि चार्नोबोग ने जादू में महारत हासिल की। हालांकि विलास जानता था कि वो भाई क्या खोज रहे हैं। उन्हें कमजोर करने के लिए विलास ने उनकी मां के शरीर को जीवित करके दुनिया में वापस किया ताकि वो उन्हें उसके साथ घर लौटने के लिए मनाए। लेकिन भाई जानते थे और उन्होंने भारी मन से अपनी मां को अंडरवर्ल्ड में वापस भेज दिया। विलास ने उनकी इच्छा को कमजोर करना जारी रखा। उन दोनों ने जो खाना इकट्ठा किया था उसने उसे सड़ा दिया, लेकिन फिर से भाई बेवकूफ नहीं बने और उन्होंने इसके स्वाद और गंध को नजरअंदाज करते हुए इसे खा लिया। विलास द्वारा खेली गई हर चाल का वो दोनों अनुमान लगा लेते थे और फिर इन दोनों से निराश होकर विलास ने खुद बेबलोग और चार्नोबोग का सामना किया। विलास ने दोनों भाइयों को युद्ध के लिए चुनौती दी, अपने गॉडहुड की पेशकश करते हुए कि उसे सबसे शक्तिशाली चाहिए और ये कि उनमें से कोई एक ही लड़ सकता है। ये संदेह करते हुए कि विलास दोनों भाइयों को अलग करने का प्रयास कर सकता है। भाइयों ने पहले ही पिरून के साथ समझौता किया था जो विलास का विरोधी था। भाई इस पर सहमत हो गए कि विलास के साथ वास्तव में केवल एक ही लड़ेगा, जिस पर विलास ने एक सीमा बनाई जिसके भीतर ही युद्ध होगा। ये पूछे जाने पर कि कौन लड़ेगा, भाइयों ने पिरोन की घोषणा की और उसका नाम लेते ही गॉड ऑफ थंडर सीमा के भीतर एक महान चमक के साथ प्रकट हुआ। दुनिया के महान युद्धों में से एक युद्ध शुरू हुआ और विलास ने एक ड्रैगन का रूप लिया, जहां पिरून ने आसमान की शक्ति का उपयोग किया। जादू और चाल में अपनी कुशलता के बावजूद पिरून ने विलास को मार दिया। विलास के मरने से बेबलोग ने फसल, पृथ्वी और लाइफस्टॉक पर अधिकार करने का दावा किया और चार्नोबोग ने अंडरवर्ल्ड, नदियों और जादू पर। एक्सट्रैक्ट से इकट्ठी की गई जानकारी के साथ इन कंटेक्चुअल जानकारी का संयोजन करने से उन्हें चैमनोश के साथ साथ SCP-6198 में होने वाली गतिविधियों की एक और पूरी तस्वीर बनाने में मदद मिली। लेकिन उनका सामना किससे था, इसकी और समझ विकसित करने के लिए उन्हें गांव की एक फ्रेंडली मेंबर के साथ बातचीत करने की आवश्यकता थी और वो टेसिया कोनिजिनी थी, जो कि मिडिल एज की दिखती थी लेकिन वास्तव में 70 साल से अधिक उम्र की।
ब्लैक गिफ्ट के कारण उसके पेरेंट्स कम लगती थी। टीसीए ने अपनी जानकारी फाउंडेशन रिसर्चर से पूछताछ पर दी, जिससे उन्हें विभिन्न प्रकार की रोचक जानकारी प्राप्त करने की अनुमति मिली। उदाहरण के लिए ब्लैक गिफ्ट केवल उन लोगों के लिए है जो चेमनोश की सीमाओं के अंदर पैदा हुए, और कई लोगों ने अपने अंतिम क्षणों में चार्नोबोग को उनके शरीर को गिरवी रखने की पेशकश भी की। टीसिया के पास ऐसी जानकारी भी लग रही थी जो या तो उसके जीवन से पहले की थी या जो उसके लिए जानना असंभव थी, और ये उन लोगों के बीच कॉन्शियसनेस का सुझाव देती है जिन्हें ब्लैक गिफ्ट दिया गया था। ये सवाल के चार्नोबोग को खुद पेश करने का वास्तव में क्या मतलब है, इसको समझने के लिए फाउंडेशन ने एजेंट नोवक और एजेंट बकुला द्वारा लाए गए नमूनों के साथ परीक्षण करना शुरू किया, ये जानते हुए कि केवल चेमनोश में पैदा होने वाले लोग ही ब्लैक गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। फाउंडेशन ये जानने के लिए उत्सुक थी कि फिर डी क्लास पर इस काले तरल का क्या प्रभाव होगा। संयोग से किसी भी मात्रा में वास्तव में ओपेक होने के बावजूद केमिकल टेस्ट से पता चला कि काले तरल की कंपोजिशन पानी से अलग नहीं थी, तो फिर प्रभाव वास्तव में कितने गंभीर हो सकते हैं। जब एक डी क्लास की त्वचा पर यह सैंपल डाला गया तो कोई भी प्रभाव नहीं हुआ, और ना ही तब जब डी क्लास को इस सब्सटेंस में गर्दन तक डुबोया गया। फिर जब डाइविंग इक्विपमेंट देकर इसे इसमें पूरी तरह से डुबोया गया तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब डी क्लास को एक गिलास तरल पीने का कहा तो अविश्वसनीय रूप से वो बीमार हो गया। उसकी वेन्स और फिर त्वचा भी काली हो गई, जिसके बाद उसकी मौत हुई और उसका शरीर तेजी से उसी काले तरल में डिकम्पोज हो गया। इससे ये पता चला कि ये सब चेमनोश के जीवन चक्र का हिस्सा था। ब्लैक गिफ्ट जीवन को बनाए रखता है, लेकिन जब अंत में जीवन खत्म होता है तो हर कोई फिर से चार्नोबोग में शामिल हो जाता है और वही काला तरल बन जाता है जो अगली पीढ़ी के मानने वालों को बनाए रखेगा। इसके साथ ही जब एक चेमनोश मूल निवासी को ये सैंपल पीने के लिए दिया गया तो उसमें कोई प्रभाव नहीं हुए। इस सब के बाद एससीपी फाउंडेशन ने फैसला किया कि वो अपने एक पर्सनल को SCP-6198 खाई में भेजेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि इसके अंदर क्या है। लेकिन ये उन समस्याओं की शुरुआत थी जिन्होंने SCP-6198 और उसके मानने वालों द्वारा प्रस्तुत किए गए वास्तविक खतरे के प्रति फाउंडेशन को अलर्ट किया। रिसर्चर एला गोर्स्की तैयार होकर एक खाई के कालेपन में उतरने के लिए सहमत हुई और इसमें जो कुछ भी होगा वो उसे रिपोर्ट करेगी। जैसे कि अपेक्षित था, जब उसे नीचे उतारा गया तो उसने अपने चारों ओर भयानक अंधेरे की सूचना दी और ये भी कि इस काले तरल का अपना एक दिमाग भी है। जब उन्होंने उसे बाहर निकालने की कोशिश की तो स्पेशल डिस्टॉर्शन हुई। हालांकि वो स्पष्ट रूप से इतनी ऊपर आ गई थी कि उसे इससे बाहर निकाला जा सके, लेकिन फिर भी वो इसके अंदर ही थी। इस बिंदु पर रिसर्चर गोर्स्की ने किसी ऐसे से बात करना शुरू कर दी जो वहां पर नहीं था, जिसके बारे में ऊपर मौजूद रिसर्च स्टाफ ने सुना। जब उन्होंने उसे फिर से बाहर निकालने की कोशिश की तो कुछ बहुत गलत हो गया था। रिसर्चर गोर्स्की अब नहीं रही। वो चार्नोबोग की महान कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में अपने शरीर और मन को अब्सॉर्ब कर चुकी थी। एंटिटी ने गोर्स्की की आवाज में कहा, इस बेसिस के भीतर कुछ भी दिलचस्प नहीं है। मांगने लायक एकमात्र ज्ञान ऊपर ही है। कृपया और फाउंडेशन को भेजें। कृपया, मुझे जीवित रहना है। इस प्रकार एससीपी फाउंडेशन ने एक और वैल्यूएबल जानकारी प्राप्त की। चर्नोबोग पीड़ितों और अपने मानने वालों की संख्या के आधार पर शक्ति प्राप्त करने में सक्षम था, क्योंकि अधिक दिमाग और मेमोरीज उसकी महान कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में समाहित होती हैं। लेकिन एक परेशान करने वाली बात ये थी कि रिसर्चर गोर्स्की को अपने अंदर समाने के बाद उसे एससीपी फाउंडेशन के बारे में पता चला और वह अधिक जानकारी के लिए बेहद उत्सुक था, और तभी चीजों ने बहुत खराब मोड़ लिया। रिसर्चर गोर्स्की के लापता होने के कुछ घंटों बाद उसकी खोज में सहायता के लिए साइट 120 से एक मोबाइल टास्क फोर्स यूनिट को भेजा गया। जैसे ही उन्होंने तलाश शुरू की, विभिन्न गांव वासियों ने फाउंडेशन स्टाफ से संपर्क करके उनसे उन विषयों पर पूछताछ शुरू कर दी जिनके बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी, जैसे कि रिसर्चर गोर्स्की के साथ क्या हुआ, विभिन्न अनोमलीज का क्या स्टेटस है और O5 काउंसिल की लोकेशन क्या है। जिस कारण फाउंडेशन एजेंट्स को उस गांववासी को विशेष रूप से इस आखिरी सवाल के बाद पकड़ना पड़ा। लेकिन अभी सबसे बुरा होना बाकी था। फाउंडेशन को पहले एक अजीब रिचुअल को रोकना पड़ा, जहां कुछ गांव वालों ने गांव के कुएं से बर्तन भरकर काला पानी लेना शुरू किया और इसे अलग अलग घरों में ले जाने लगे, और उन्हें रोकने के लिए साइट पर मोबाइल टास्क फोर्स यूनिट को एक्शन में आना पड़ा। और कुछ ही समय बाद MTF के एक मेंबर एजेंट एडम कोवल्स्की ने ड्यूटी पर वापस रिपोर्ट नहीं किया। बाकी दो MTF मेंबर्स ने अपने साथी की तलाश शुरू की, लेकिन उसी समय गांव वासियों ने कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हुए इन टास्क फोर्स मेंबर्स पर हमला कर दिया, जिस कारण उन्हें लड़ते हुए वापस गांव में लौटना पड़ा।
जब वो दोनों एक सस्पिशियस घर में गए तो उन्हें चौंका देने वाला नजारा मिला। एक कमरा खाइयों से भरा हुआ था जिसके चारों ओर एससीपी फाउंडेशन लोगों की पेंटिंग्स थीं। आगे बढ़ने पर उन्होंने एजेंट कोवाल्स्की को जमीन पर देखा जहां दो गांववासी प्रार्थना कर रहे थे। जब कुछ भी उन्हें रोक नहीं पाया तो एजेंट्स को उन्हें मारना पड़ा और एजेंट कोवाल्स्की को कमरे से बाहर निकालना पड़ा। गांववासी गांव के बीच में इकट्ठे हो गए क्योंकि एमटीएफ मेंबर्स कोवाल्स्की के साथ वहां से जा रहे थे। कई और गांववासियों को मारने के बाद बचे हुए भाग गए और उनको जाने का रास्ता मिल गया। गांव से बाहर निकलते समय एजेंट कोवाल्स्की ने कुछ बताने की कोशिश की कि कुछ ब्लैक उसे नीचे से देख रहा है, लेकिन उसके साथ क्या हुआ उसने उस बारे में कुछ नहीं बताया और फिर कुछ ही पल बाद दिल का दौरा पड़ने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद सिक्योरिटी फुटेज में एमटीएफ वाहन के अंदर कुछ बहुत ही भयानक होता दिखा। एजेंट कोवाल्स्की का मृत शरीर उठा, उसने अपनी गन पकड़ी और फिर अपने साथी एमटीएफ मेंबर्स को खत्म कर दिया इससे पहले कि उन्हें कोई मौका मिलता। वाहन का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुआ और ये क्रैश कर गई। फिर एजेंट कोवाल्स्की का शरीर वाहन से निकला और उसने ड्राइवर को अपनी सीट से बाहर खींचा और उसे कहीं ले गया जहां उसकी चीखों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके बाद रिकॉर्डिंग्स में बहुत सी अजीब आवाजें चीखने की और रोने की सुनाई थीं और हमारी कल्पना यही है कि उसे ब्लैक गिफ्ट पीने के लिए मजबूर किया गया होगा। कोई भी शव कभी भी रिकवर नहीं हुआ, केवल एमटीएफ यूनिफॉर्म्स काले तरल के करीब पड़े दिखे। इस घटना के बाद एससीपी फाउंडेशन चेमनोश गांव और इसमें मौजूद SCP-6198 के साथ बहुत सावधानी से निपट रही है। एजेंट कोवाल्स्की के शरीर को कंटेन किया गया है और बड़े पैमाने पर लोअर सिलिसियन फॉरेस्ट में तलाश जारी है। लेकिन इस सब के साथ ये भी महत्वपूर्ण है कि चार्नोबोक को एससीपी फाउंडेशन की कोई और जानकारी ना प्राप्त हो क्योंकि वो पहले से ही बहुत कुछ जानता है। उसके इंटेलिजेंट नेचर और एससीपी फाउंडेशन के सीक्रेट्स को सीखने की क्षमता के कारण चार्नोबोक को यूक्लिड क्लासिफाई किया गया है और इसकी फाइल्स केवल लेवल 3 या उससे ऊपर के पर्सनल ही एक्सेस कर सकते हैं। इस एंटिटी को डिसरप्शन क्लास लैम्प भी दी गई है जो कि पोलैंड के चेमनोश गांव पूरे पर है और जैसी घटनाएं यहाँ हुई हैं उस कारण इसे रिस्क क्लास क्वेश्चन भी दी गई है क्योंकि ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि ब्लैक गॉड और क्या कर सकता है। अब जाइए और जाकर डॉक्टर बॉब की फाइल्स में से SCP-783 देयर वाज अ क्रूकेड मैन देखें, एक और एनॉर्मस लोकेशन जिस पर किसी शक्तिशाली का राज है। और हाँ, अपने कमेंट जरूर करें, हमें ये पढ़कर बहुत अच्छा लगता है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब किए बिना कहीं ना जाइएगा।